मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो डांसिंग टोज का जो नाम है ये कहाँ से आया? एक्चुअली डांसिंग टोज का ओरिजिन हुआ था जब मैं फेसबुक पे थी। dancingtoes.20 का वो 2020 का 20 इंस्पिरेशन प्लस इट टेक्स 10 फिंगर्स एंड 10 ऑन द टोज 20। आपके लिए गरबा क्या है? आई थिंक इट्स माई हार्ट एंड सोल। ऐसा कभी हुआ है मतलब कि कोई कमेंट देख के आपको सेम ही दिल से बुरा लगा हो? हाँ, स्टार्टिंग में बहुत लगता था। मैं अपने हस्बैंड को बहुत मतलब ऐसे सॉफ्ट करती थी, मितंगा सूप जाएगा एंड देन ही यूज्ड टू से निशा तो 2 कमेंट पे दिमाग खराब करिए, 10 अच्छे आए वो कौन देखेगा। फोर्ब्स के बाद फीचर होने में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ, मतलब ब्रांड अलग तरीके से ट्रीट करने लग गया ऐसा कुछ? हाँ डेफिनेटली, मतलब आपके टैलेंट पे एक टिक मार्क आप अप्रूव्ड हो जाते हो। इधर के गरबा उधर के गरबे में क्या डिफरेंस रहता है? बहुत डिफरेंस है, किस हिसाब से स्टार्ट करते हो, कैसे ड्रेसिंग है, कैसे बीट्स चलते हैं, कैसे बीट्स चेंज होते हैं। अगर आज ये पॉडकास्ट कोई भी देखे और उनको लगे कि मैं भी डांस के फील्ड में जा सकता हूँ, तो आपको लगेगा ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल है? ये पॉडकास्ट वैसे भी सक्सेसफुल है। लोग पैशन को, हॉबीज़ को भी प्रोफेशन के एंगल से देखने लगे। अपने बचपन में कुछ ऐसा सेल्फ डाउट होता था? बहुत ज़्यादा। इंस्टाग्राम का फेम तो एक तरफ है, लेकिन जब आपको फोर्ब्स में फीचर मिला था तो कैसा फील हुआ था? आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रिएटर के साथ जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि डांस सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं होता। डांस एक कल्चर हो सकता है, डांस एक कॉन्फिडेंस हो सकता है, और अगर विजन क्लियर हो तो डांस एक करियर भी बन सकता है। आज हमारे साथ है निशा किडेचा नायक, जिनको आप डांसिंग टोज के नाम से जानते हो और लोग उन्हें प्यार से गरबा क्वीन भी कहते हैं। हम बात करेंगे उनके जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, वायरल मूवमेंट के पीछे की कहानी, फेम के साथ आने वाली रियलिटी, और इस बात पर कि डांस एक नॉर्मल गुजराती लड़की के लिए ग्लोबल आइडेंटिटी कैसे बन सकता है। सो लेट्स वेलकम डांसिंग टोज। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, सिर्फ डांस की बातें नहीं करेंगे। पहले तो आपके पर्सनल जर्नी के बारे में बात करेंगे, आपके स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डांसिंग टोज का जो नाम है ये कहाँ से आया, ये जो यूज़र नेम है? या इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। आई डोंट नो किस किस को पता ही है, बट कोविड के वक्त मैंने सोचा कि एक अलग जर्नी होनी चाहिए। मेरा एक प्राइवेट अकाउंट को मुझे पब्लिक अकाउंट नहीं करना था, बिकॉज मेरे थोड़े डाउट्स थे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। विल आई बी अ लाफिंग स्टॉक, कोई हंसेगा, कोई क्या सोचेगा कि शी इज़ डांसिंग एंड शी इज़ लिप सिंकिंग और ये क्या हो रहा है। सो मेरे थोड़े डाउट्स थे कि ऐसा कोई पेज बनाऊँ या अपने प्राइवेट अकाउंट को ही पब्लिक कर दूँ। देन आई थॉट नो लेट्स जस्ट क्रिएट एन अनदर पेज। और मैं उस वक्त सोच रही थी क्या रखूँ। सो एक्चुअली डांसिंग टोज का ओरिजिन हुआ था जब मैं फेसबुक पे थी। उस वक्त बहुत पहले तो ऐसे ही वहाँ फेसबुक पे कैसे हम एल्बम्स बनाते थे, उसमें होता था। सो एक एल्बम मैंने बनाया था जिसमें मैं अपने सारे डांस वीडियोस अपने स्टूडेंट्स के साथ डालती थी। उस एल्बम का नाम डांसिंग टोज था। तो वही मैंने सोचा, मेरे दिमाग में और कुछ नया आया नहीं उस वक्त। मैंने सोचा यही रखना है जो मैंने उस वक्त रखा था, और मैंने उसको रजिस्टर करने की कोशिश की, बट वो अनफॉर्चुनेटली किसी ने रखा था। तो मैं बोला अब मुझे रखना तो यही है। तो फिर मैंने सोचा इसको नंबर दे देते। सो 2020 में जर्नी शुरू की। शुरुआत में पहले 2020 था यूजर। हाँ, सो dancingtoes.20 का वो 2020 का 20 इंस्पिरेशन प्लस इट टेक्स 10 फिंगर्स एंड 10 ऑन द टोज 20, उसका 20। सो हर एक चीज़ में मुझे 20 नंबर बहुत ज़्यादा सूटेबल लगा, तो मैंने उसको फिर dancingtoes.20 रख दिया। जैसे कि आज आपको सब डांसिंग टोज के नाम से जानते हैं, फॉलोवर, फेम सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये वापी इंडस्ट्री में रह के, वापी जैसे कि इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे रह के आपको डांस का कैसे आया है? मुझे तो पता ही नहीं चला ये कीड़ा कब मेरे में घुस गया, क्योंकि मैं बचपन में मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता था नहीं, आई वॉज लाइक कि कहीं भी डांस सीख लूँ ना, किसी भी बर्थडे पार्टी में मुझे बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के मुझे बोलेंगे तुम डांस करो। हम लोग उसमें होते थे छोटी छोटी बर्थडे पार्टीज एंड एवरीबडी वाज लाइक सब अपना अपना टैलेंट बताओ, और डांस वॉज ऐसा नंबर कि सब लोग आपको ऐसे ला के बीच में रख दे। तो आई यूज टू हेट बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। तो मुझे लगा मुझे डांस से दूर ही ना, तो मैं पहले से ये बोलती मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पसंद है डांस। तो ये डांस का शौक कब से आया? अरे ना एक शुरुआत हुई थी, मतलब वापी में ना समर कैंप्स आने लगे उस वक्त, एंड मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए, और समर कैंप में मेजर एक्टिविटी डांस ही थी।
तो मैंने पहले बड़े एटीट्यूड से, क्योंकि सबके बर्थडे में मैंने तो बोला था मुझे डांस नहीं आता, मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने उसमें साइन इन नहीं किया। तो 10-12 दिन का कुछ समर कैंप होता था, तो सारे चले गए। तो 1-2 दिन तो मुझे लगा कि यार ठीक है यार, कर लूँगी टाइम पास। फिर नहीं हुआ, फिर मतलब चलो जहाँ दोस्त जाते हैं वहाँ मैं चली जाती हूँ, फोमो में। एंड वहाँ गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे लोग मेरे नाम से और मेरे काम से इस वजह से जानते हैं। सो डांस बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, और उस वजह से लोग मुझे शायद देखने लगे, या मुझे मेरा क्रिएटिविटी पार्ट या मेरा वो मेरे लिए थेरेपी बनने लगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आपको आज कोई पूछे कि आप हो कौन, एक इन्फ्लुएंसर हो, डांसर या कोरियोग्राफर, तो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आई थिंक आई एम अ पर्सन हु इज़ जस्ट एन्जॉइंग लाइफ, और जो मुझे पसंद है, जो मुझे मेरे ऑन द वे जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, जो मेरे क्रिएटिविटी को अलाइव रख रहे हैं। सो you'll ऑलवेज सी मी ट्राइंग न्यू थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स। और मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए या मेरा पेज का व्यूज़ बढ़ाने के लिए कभी नहीं करती। आई थिंक मैं वही करती हूँ, मुझे लगता है मुझे करना है, आई डू इट, वैसा है। सो आई एम जनरली एन एंटरटेनर, आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑफ माई ओन लाइफ। बट तो ऐसा कोरियोग्राफर और इन्फ्लुएंसर में कंपेयर करना हो तो आपको? पहले कोरियोग्राफर। जहाँ तक मुझे पता है आपने कंटेंट क्रिएशन लॉकडाउन में ही चालू किया है। हाँ, तो लॉकडाउन में जब सब बंद था तो ये आइडिया कैसे आया कि लॉकडाउन में कंटेंट बनाते हैं? मेरा चैनलाइजिंग ऑलवेज डांस था। मुझे पहले से ही ऐसा था कि इफ़ आई एम सैड तो मैं कुछ गाना सुन के अपने हिसाब से डांस कर लेती थी। इफ़ आई एम हैप्पी, से पहले भी कंटेंट बनाते थे? हाँ, या फेसबुक पे मैं डालती थी अच्छा, अपने बच्चों। Facebook पे। आई यूज्ड टू टेक क्लासेस। मैं DID लिटिल मास्टर्स के एकेडमी थे, जिसकी फ्रेंचाइजी यहाँ गुंजन में थी, एंड आई वाज द हेड एंड मेंटर ऑफ दैट। तो मैं सिखाती थी। तो डांस मेरा डेली रूटीन होता था, एवरी डे आई यूज्ड टू टीच। तो वो जर्नी फिर कोविड के बाद, में कोविड से पहले ना मैंने एक ब्रेक लिया था, मदर रोड ब्रेक। मुझे ही लेना था। मैंने सोच लिया था वो फेज़ में मैं उसी को डेडिकेट करूँगी। तो मैं अभी सब तरीके से थोड़ा फ्री हो गई थी, माई किड वॉज ग्रोइंग अप, और उतने में कोविड हो गया। एंड आई एम नॉट अ 4 वॉल पर्सन। मुझे आप बोलोगे ये 4 दीवार के अंदर आपको चुपचाप शांति से, आई कांट डू इट। मेरे लिए चुप रहना मुश्किल है। आई इधर मैं हेडफोन सुन के मैं अपना लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट ले लूँगी। सो उस वक्त मुझे लगा मैं अभी बस बैक टू रूटीन आ रही हूँ और ये सब बंद हो गया। तो फिर मुझे लगा आई थिंक ऑनलाइन की तरफ जाना मेक्स मोर सेंस, और मैंने उस हिसाब से वो चैनल जब आपने फर्स्ट टाइम कंटेंट डाला था सोचा था कि ये वायरल जाएगा, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन था? मुझे उल्टा था कि बहुत सारे जन देख लेंगे तो क्या होगा, वो लोग क्या सोचेंगे, क्या कमेंट करेंगे। सो मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी। मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं? नो नथिंग। और आपके कंटेंट का USP गरबा है? या डेफिनेटली। तो अगर गरबा को आपको कुछ एक लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो आपके लिए गरबा क्या है? आई थिंक इट्स माई हार्ट एंड सोल। वो वही, हाँ, वो मैं सारे गुजराती का और स्पेसिफिकली मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे ट्रेंडिंग ऑडियोज़ पे मैं डांस करती थी, मैं वीडियोस बनाती थी, मुझे मज़ा आ रहा था। बट एक मेरा एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरा, जो है गरबा। और उस वक्त नवरात्रि नहीं होती थी। मतलब यार ये लोगों को जो भी लगे गरबा कैसे कॉन्टेंट बन सकता है, वो मुझे लगा फिर ठीक है, जिसको जो सोचना है मुझे डालना है, दैट इज़ मी, दैट इज़ माई पार्ट। तो मैंने फिर वहाँ से मैंने गरबा को एक कंटेंट एंगल से भी शूट किया, क्योंकि मुझे लगा शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे तरह सोचते हैं। इस फील्ड में ज़्यादा लोग कंटेंट भी नहीं है। हाँ, एंड वो बाद में पता चला कि इट्स अ वेरी निश मार्केट, जहाँ पे लोग आपको उस एंगल से और ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं। तो ऐसा गरबा के साथ आपका कुछ ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसा फील होता है आपको? डेफिनेटली। आई थिंक हर किसी को अपने अपने एंगल से फील होता है, इसीलिए यू ऑलवेज फील वेरी, सब अपने अपने हिसाब से स्पिरिचुअल के हिसाब से कनेक्ट करते हैं गॉड को। मेरा ये वे है, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने फोक ब्लड को जितना अलाइव रखती हूँ उतना ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल बॉन्डिंग लगता है। ऐसा है। तो आप कितने टाइम से मतलब गरबा के फील्ड में सिखाने वाले मैं छोटी थी तब से करती थी। छोटी सी? हाँ, तब ना हम लोग सब सोसाइटी में खेलते थे, तो सारे फ्रेंड्स जो मेरे 5-6 फ्रेंड्स ही थे, लेकिन हम लोग अपने सोसाइटी में ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हमारे स्टेप्स भी हमें 2 ताली 3 ताली के बाद भी हमें कुछ क्रिएट कर। सबको आप सिखा रहे हो? हाँ, बचपन से हम 4-5 जन जो फ्रेंड्स थे उसके अंदर से सिखा रही थी। फिर धीरे धीरे वो बोलते हैं इसको विंग्स मिल गए थोड़े। तो ये जो क्लासेस चालू हुआ आपका गरबा क्लास, वो कब से हुआ? आई थिंक एज अ प्रोफेशन मैंने 12-14 साल के आसपास मिनिमम। या डेफिनेटली। तो जब ये आप इस गरबा को अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में लाए तो इससे लगता है आपको आपका लाइफ चेंज हुआ है या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? आई थिंक एज अ कम्युनिटी मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि
मेरी तरह ही लोग इस चीज़ पे कनेक्टेड है। और आई थिंक कोविड के बाद ऑल लॉट ऑफ पीपल रियलाइज्ड, सो कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को पता चला कि नवरात्रि और गरबा एक इमोशन ही है। ऐसा नहीं है कि हम उसे सिर्फ ऐसे ही करते एक सेलिब्रेशन की तरह, नो, इट वाज मोर देन एनीथिंग फॉर एवरीवन। एंड वो दिखता है, वो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है देखा जाए तो आप लोग हर चीज में गरबा डालते ही है। हाँ डाल, वो तो यार वो है यार, खून में ही है, ऐसा है। मतलब हर फंक्शन में गरबा जरूरी है। हाँ वो हमारा बोलते हैं ना, वो हमारे लिए मस्ट हैव बेसिक्स है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। अधूरा रह जाए। अगर आपके लिए गरबा ये जो है, यह क्या है आपके लिए? डांस है, कल्चर है, या प्रेयर जैसा है? सब बोल सकती हूँ। आई थिंक वो सब कुछ है। तो ये कैसा इमोशन, कैसा इमोशन जैसे बहुत अलग अलग नोट के गरबा के और फोक सॉन्ग्स हैं हमारे, और मैं अपने मूड के हिसाब से सुनती जैसे कि बाकी लोग के लिए गरबा देखने जाए, बहुत लोग के लिए सिर्फ नवरात्रि का है। करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो आपके लिए वो कैसा है? मतलब ऐसे इतने सारे गाने हैं, गरबा के बहुत सारे मोड्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे अलग अलग ट्यून्स हैं। सो ये सारे ट्यून्स को अपने अपने मूड से मैं सुनती हूँ। प्रेयर एंगल पे कुछ और सॉन्ग्स है, जैसे जब मुझे एक्चुअली एंजॉय करना है तो मेरी प्लेलिस्ट वो सबकी अलग है। ऐसा कोई गाना जो आपको लगता हो, गुजराती गाना गरबा हाँ। रिलेटेड, कि वो आपके ऊपर ही है? मेरे ऊपर ही है। हाँ, मतलब खलासी। खलासी। हाँ, किनारा तो स्तीर में सलामत होए, मतलब एवरी लाइन जस्ट गोज विथ मी। एंड सेकंड इज मीठा खारा। ये दो गाने ऐसे हैं जो मेरे इमोशन को बहुत अच्छी तरह से हाँ बाहर मीठा लाते खारा? हैं। मीठा खारा, हाँ खारा, इट्स अ आदित्य गढ़वी's न्यू कोक स्टूडियो सॉन्ग, बट वो बहुत अच्छी तरह से उसके कुछ, जैसे द फीमेल पार्ट इज रिटन वेरी ब्यूटिफुली कि जगने गमता छोने, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो आप ध्यान से कभी सुनोगे तो तुम्हें रियलाइज होगे कि ये बहुत प्यारा गाना है। ओके। अगर फ्यूचर में आपको जैसे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग या कोरियोग्राफी का ऑफर मिले तो आप हाँ। करोगे? मुझे मिला है। किसमें? मुझे मतलब ऑल दीज इयर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, ओके। बट मैंने नहीं लिए हैं। क्यों? पता नहीं, मेरा प्रायोरिटी ऐसा नहीं है कि नहीं लेना है, बट उस वक्त ऐसा था कि ना बोलना वॉज बेटर चॉइस, और मेरी दूसरी प्रायोरिटी जैसे कुछ मूवीज़ के ऑप्शंस, कुछ मूवीज़ के ऑफर्स आए थे। उस वक्त नवरात्रि आने वाली थी, मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो मुझे लगा नहीं यार मेरे स्टूडेंट्स फिर उनका क्या होगा। Okay. तो वो मेरी प्रायोरिटी थी उस वक्त। अगर अभी ऑफर मिले तो? डिपेंड्स, मैं हमेशा वैल्यू करूंगी पहले कि क्या पूछ रहे, क्या मांग रहे। कभी कभी किसी मूवी के लिए हमें 2-3 महीने का डेडिकेशन देना पड़ता है। सो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है मेरा मदरहुड सेक्रीफाइस हो जाता है, तो मुझे नहीं करना होता है। कैसा गुजराती मूवी से कोई ऑफर मिलेगा तो हाँ। आपको अगर एक्टिंग का ऑफर ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कोरियोग्राफी का? मुझे लगता है अभी मैं ऐसे स्टेज पे हूँ कि दोनों ट्राई कर सकती हूँ। हाँ मतलब मैंने दोनों को अपने अपने, मैं हाँ, क्योंकि इतनी गुजराती- ड्रामेटिक हूँ। हाँ, गुजराती मूवी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है अभी। बहुत अच्छे से, मतलब आई थिंक अगर ये थ्रू दिस मैं बताना चाहूँगी, अगर आपने गुजराती मूवीज कभी नहीं देखी है आपको जाके देखना चाहिए। मैंने एक मूवी बहुत देखा है, फ्रेश वश। कंटेंट है। वश बहुत फ्रेश कंटेंट है। आप अगर 3 इक्का, वश, देन ये अभी अभी आया चनिया लालो। तोड़ी, लालो। सो ये बहुत सारे लोगों ने अभी अभी थोड़ा माइंडसेट बढ़ाया है कि गुजराती मूवीज आर ग्रेटर देन एनीथिंग ऑल्सो। पहले इस टाइप से गुजराती मूवी बन भी नहीं रहा था, अभी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर है अब तो। अभी कोई हाल फिलहाल में आपका फेवरेट मूवी गुजराती में? माई फेवरेट मूवी हाल फिलहाल में बहुत सारे थे, लेकिन लालो बहुत अच्छी मूवी है। लालो। चनिया तोड़ी बहुत अच्छी मूवी। लालो देखे आप? देखी है, कैसा लगा? बहुत अच्छी। मतलब आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा वो पता है ना, सेल्फ प्राइड लगता है कि वाह वेरी गुड, कोई अच्छी गुजराती मूवी अच्छी जाती है ना, मैं ऐसे जैसे मैं भी कनेक्टेड हूँ ना, उतना हो जाता है मेरा, इतना दिल से वो हो जाता है कि वेरी गुड, बहुत अच्छी है। आपका मल्हार ठक्कर के साथ भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, या उनसे दोस्ती जैसा है। या तो जब उनसे मिले तो गुजराती मूवी को लेके कुछ चेंज हुआ आपके दिमाग में? हाँ बहुत कुछ। मतलब आई एम अ फैन ऑफ मल्हार फ्रॉम द टाइम आई हैव सीन वालम आओ ने। हाँ। सो वो उन्होंने दीव में शूट किया था, और दीव मेरा नेटिव है, तो मुझे और ज़्यादा कनेक्ट हुआ कि यार, लेकिन उस बंदे का और उस एक्टर का एक बहुत अच्छा पार्ट है जो मुझे उनको मिलके पता चला। सो उनका एक्चुअली मुझे डायरेक्टली डीएम आया था कि ऐसा ऐसा मेरा ये है। Okay. और उसके पहले आई यूज्ड टू टैग हिम, और उनके बहुत सारे गानों पे मैंने अपना लिरिकल वर्जन बनाया था, जिनसे शायद वो लोग ने मेरा काम सराहा या देखा या नोटिस किया। उसके बाद उनका मुझे डीएम डायरेक्टली आया, ही वाज प्रोड्यूसिंग अ मूवी एंड ही वांटेड टू हैव फ्यू इन्फ्लुएंसर ऑन बोर्ड जो जिनके साथ वो लोग कंटेंट शूट करें।
तो आई वॉज इन ऑ, मतलब इमेजिन आप जिसके फैन हो वो आपको डीएम करे, मैं तो वहीं पे घर पे ही ऐसे शाउट कर रही होगी, ओ माय गॉड ये क्या हुआ कि क्या हो गया, खुश हो गए होंगे। एंड दैट वाज माय फर्स्ट थिंग इन इंटरेक्शन विद एनी सेलिब्रिटी। तो ही वॉज लाइक के आई वुड लव टू हैव यू इन अहमदाबाद, हम शूट करेंगे, ये मूवी है, ऐसा है, कंटेंट आपकी मर्जी, आप जो बोलोगे हम करेंगे, मतलब इतना फ्रीडम, आप लोग डिसाइड करो। एंड ही वॉज सच सो काइंड, मतलब वो मुझे मैसेज या कॉल करते थे कि आपका टिकट बुक हुआ है क्या, टीम का मैसेज आ गया है, मैं बुक कर दूँ, मतलब इतना ज़्यादा। तो मैं और ज़्यादा एक्साइट हो गई, मतलब मेरा टिकट मैं खुद करूँगी, मैं चार्ज नहीं करूँगी, मुझे कुछ नहीं, जस्ट लेट मी कम, दैट्स इट। एंड ही वाज लाइक या प्लीज़ वी वुड लव। और मैं गई एंड मेरी मॉम और सब आए थे, सब मुझे छोड़ने आए थे। तो वो लोग सब वहाँ पे ऊपर जैसे आए ना, उन्होंने हग किया, सबको हाई किया, हेलो किया, उसके बाद आप खाना खा के जाओ से लेके एवरीथिंग। और जैसे हम रील शूट कर रहे थे, ही इज़ अ बिग फिल्म एक्टर, कौन से उनके मूवी का लिए था? हाँ, कौन से मूवी का था? सोनोता ने मारा पर भरोसा छे के नहीं करके एक मूवी था उनका। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ कंटेंट सोचा है, तो मुझे लगा उनका पहले हाँ ना ले लूँ, बराबर सोचा है नहीं सोचा है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं તમે क्यों અહીંયાથી આવો, અહીંયાથી કરું, શું કરું, અહીંયા ઉભા રહો, આમ જાઓ। सो मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये बंदे ने इतनी मूवीज की है, ही इज सच बिग एक्टर, बट स्टिल ही वॉज ओपन एंड काइंड एंड फ्रेंडली सो मच। उस दिन से आई थिंक मैं और ज़्यादा फैन हो गई। शायद वो वापी आए थे तब उनके लिए भी आप डांस किए थे। या सो आई हैड दैट थिंग कि आप वापी आए हो, मेरा बनता है वेलकम करना, एंड दैट वाज माय वे ऑफ वेलकमिंग, एंड आई परफॉर्म्ड ऑन हिज सॉन्ग। अभी आपको इतना ज़्यादा फेम मिल रहा है, आप फेमस होते जा रहे हो धीरे धीरे हो रहे हो, तो इसके साथ तो ट्रोलिंग भी होता ही होगा, डेफिनेटली। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? मुझे तो, मैं सिर्फ एक ही तरह से हैंडल करती हूँ, मैं वो डिलीट कर देती हूँ, कमेंट डिलीट कर देते हो? डेफिनेटली मूव ऑन। किसके पास टाइम है उनके पास, मैं क्यों दिमाग। देखो एक चीज़ है, किसी भी फॉलोअर या किसी भी ऑडियंस के पास फुल राइट है, अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है स्क्रॉल कर दो, अनफॉलो कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, ब्लॉक कर दो। बट बहुत सारे जन दूसरी तरीके से आपको हिंडर करना चाहते हैं, आपका अटेंशन चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं बिलीव करवाना चाहते हैं कि जो वो सोच रहे वो सही है। ऐसा कभी हुआ है मतलब कि कोई कमेंट देख के आपको सही में दिल से बुरा लगा हो? हाँ, स्टार्टिंग में बहुत लगता था, मैं अपने हस्बैंड को बहुत मतलब ऐसे सॉफ्ट करती थी, मितंगा सोच आ गया, एंड देन ही यूज्ड टू से निशा तू 2 कमेंट पे दिमाग खराब करिए, 10 अच्छे आए वो कौन देखेगा। और अभी क्या करते हो, ऐसा कुछ कमेंट आता मैं है तो डिलीट कर देती हूँ, मुझे थोड़ा 2-3 लाइन फिशी लगता है ना, मैं डिलीट कर देती हूँ। देखो आप मेरे वर्ल्ड में एंटर ही मत करो, अगर आप करके उसको बर्बाद कर रहे हो या फिर उसको खराब कर रहे हो, मेरा मूड मैं ही निकाल लूंगी। सो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे क्लियर हो गई हूँ। ऐसा कोई दोस्त होगा ना आपका बोलता होगा मैं डिफेंड करूंगा इस हाँ है कुछ, मतलब दोस्त उसी को बोलते हैं ना, मेरे दोस्त को क्यों बोला करके। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू हैव फीमेल एंड मेल फ्रेंडशिप इन माई लाइफ, जो दोनों इतने अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसा है। बट नहीं, मैं बोला नहीं मैं कर लूँगी, मैं अपने हिसाब से डिलीट कर, हाँ डिलीट। अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को कुछ मैसेज देना हो तो क्या देना चाहोगे? यार तू सही है, तू बराबर है, अब दूसरों से अलग नहीं है, दूसरों से स्पेशल ज़रूर है, मैं इतना ही बोलती। अपने बचपन में कुछ ऐसा सेल्फ डाउट होता था? बहुत ज़्यादा। आई थिंक मैं हमेशा एक गप्पू बच्ची हुई हूँ, और दैट्स हाउ माई हेरिडिटरी एंड माई फैमिली इज़। मैं ऐसे ही दिखूंगी ऑफकोर्स, बट वो सोसाइटी आपको जनरली ईजिली एक्सेप्ट नहीं करने देता, और पूरा सोसाइटी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं, और वो कुछ लोगों की वजह से आप सोचने लगते हो आप परफेक्ट नहीं हो, या आपको वो पर्टिकुलर बॉडी साइज में आना है परफेक्ट दिखने के लिए या ब्यूटीफुल फील करने के लिए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लंबा टाइम इस चीज़ में बिगाड़ दिया, सोचने के लिए कि यार आई हैव टू लूज़ वेट एंड वो सब। तो मैंने एक्चुअली लूज़ वेट किया था, मैंने आई थिंक मोर देन 25 kgs। कॉलेज में मुझे बड़ा फोमो हो गया था, सारी लड़कियाँ इतनी परफेक्ट मुझे मेरे हिसाब से, मुझे लगा यही बनना है मुझे, और 25 kgs लॉस कर दिया। उसके बाद ना मेरी मम्मी ने बोला प्लीज़ मत करना, तो बहुत गंदी दिखती है। तो वही ठीक थी, यू आर एटलीस्ट ग्लोइंग एंड शाइनिंग, डोंट लूज़ वेट सो मच प्लीज़। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बात गेन वेट और लूज़ की नहीं है, बात ये है धीरे धीरे कि आप बस जितना होता है अच्छा खाओ, अच्छा फील करो और कॉन्फिडेंट फील करो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो इतने परफेक्ट मेरे हिसाब से लग रहे थे, बट वो फिर भी सेल्फ डाउट में थे, यार मेरा ये बढ़ गया, ये अच्छा नहीं है। तो मैं बोला ये कंप्लेनिंग तो आई थिंक हमारे अंदर से जब तक बंद नहीं होगा ना तब तक वो नहीं होने वाला है। तो फिर वो धीरे धीरे समझने लगे कि ये नहीं करना। आप पढ़ाई कहाँ से किए?
सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप आई एम इन वापी। मेरी स्कूल भी यहाँ वापी से ही मैंने की स्कूलिंग, और फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बॉम्बे से की, और फिर मैं वापस वापी आई अपना मास्टर्स करने के लिए। मास्टर किस कौन से फील्ड में? मैंने अपना PGDM किया था इन मतलब मास्टर्स इन मैनेजमेंट किया था, जिसमें मैंने HR में और मास्टरी की थी। तो ये करने के बाद कुछ कॉर्पोरेट में जाने का फील नहीं हुआ? नहीं, मैंने आई थिंक ये कंटेंट क्रिएशन में उस चीज़ का यूज़ करना शुरू कर दिया। सो अभी कैंपेनिंग में जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पार्ट है, सो वो मैंने इस कॉलेज में जितना सीखा था वो वहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ। ओके। अभी देखने जाए तो आप सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, एक ब्रांड बनते जा रहे हो, तो जब कोई ब्रांड कोलैबोरेशन आता है तो आप उसको कैसे डील करते हो? आई थिंक मुझे थोड़ा वैसा है कि मैं समझ जाती हूँ कि इनका वाइब क्या है। मैं उनको पूछती हूँ कि मेरी क्रिएटिविटी की कितनी जगह है, उस हिसाब से। कोई ब्रांड आया जो आपकी वैल्यू को फिट नहीं करता है तो आप उसको ना बोल देते हो? हाँ, मतलब मैं बहुत प्रेम से उनको बोल देती हूँ कि आई एम नॉट अवेलेबल, ऐसा करके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इनफैक्ट बहुत बार ऐसा कुछ आता है जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर का निश है, तो मैं उनको बोल देती हूँ ये मेरा निश है ही नहीं, ये उनका निश है। आप उनके पास जाओ तो आपको यही कंटेंट एग्जैक्टली मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ब्रांड का ब्रीफ फॉलो नहीं करती हूँ। अगर वो कोलैबोरेशन है तो ब्रांड का भी ब्रीफ, मेरा क्रिएटिविटी, ये दोनों के लिए जब स्पेस मिलती है, वो ब्रांड के साथ मैंने कोलैब हमेशा किया है, वापस किया है, एक बार जो भी है ट्राई किया। बट वैसे ब्रांड्स मेरे इन हाउस बहुत बार अच्छे से आए हैं। आज के टाइम पे देखने जाए तो इन्फ्लुएंसर पैसे के लिए कुछ भी प्रमोट करते हैं, तो अगर आपको ऐसा कुछ आया लेकिन आपको लगे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, तो आप मना करोगे? अगर वो अच्छे पैसे भी दे रहे फिर भी? पहले नहीं किया था, अब करती हूँ। पहले मैंने ले लिया था कि हाँ नहीं यार खराब लगेगा, मैं कैसे बोलूँगी कि एक कंटेंट क्रिएटर होके मैं किसी का कंटेंट भी नहीं बना सकती। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें मैं ये नहीं बता सकती कि आपको ये पसंद आएगा, आपको ये ट्राई करना चाहिए। मैं जैसे कि बेटिंग है, हाँ, जैसे फूड ले लो। सो फूड में सबका टेस्ट अलग है। सो जब भी मैं फूड या कुछ ऐसी कैटेगरीज का एडवर्टाइजिंग या कैंपेन ले रही हूँ, मैं उसमें बताती हूँ मुझे क्या पसंद है। आई शो माई एंगल। अभी आगे आपको कितना ट्राई करना है, उस चीज़ को पसंद करना है, वो ईच टू इट्स ओन है सबका। सो उस हिसाब से कैंपेन की ब्रीफिंग और स्क्रिप्टिंग होती है। ओके। इंस्टाग्राम का फेम तो एक तरफ है, लेकिन जब आपको फोर्ब्स में फीचर मिला था तो कैसा फील हुआ था? सरियल यार, मुझे ऐसा लगा कि, और उस दिन ना मेरा बहुत कुछ खास दिन नहीं था, बहुत सैड डे था मेरा, और किसी प्राइवेट अकाउंट से आया था। तो मैं बोला ये फेक है, ये हो ही नहीं सकता, ये मतलब कि शायद somebody is trying to, बड़ा प्लेटफॉर्म भी हो जाता है। हाँ, मतलब ये मतलब कैसे, क्योंकि आप अपनी जर्नी को अपने एंगल से देखते हो, आपके फ्रेंड्स अपने एंगल से देखते हैं, बट है कुछ लोग इस दुनिया में जो आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी जर्नी किस एंगल पे जा रही है, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ मच आर यू योर सेल्फ। और वो एक लड़की थी, और एंड शी वॉज वर्किंग विद फोर्ब्स। आई एम स्टिल कनेक्टेड टू हर। और उसने मुझे प्राइवेट अकाउंट से मैसेज किया, मैंने उसको सही नहीं समझा, मैंने बोला मेल करो मुझे। उस वक्त फिर उसका मेल मुझे ऑफिशियली आया जब भी, तब मैं कंफर्म हो गई, और आई वॉज ऑन क्लाउड 9। एंड फिर उन्होंने मुझे सिर्फ 2 ही दिन दिए थे, मुझे अपने फ़ोटोज़ भेजने थे, और मैंने अपना मतलब मेरा जो फोक स्टाइल है उसका कभी फ़ोटोशूट नहीं कराया था। एंड आई हैड मनन ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ फ्रॉम वापी ओनली। मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसा ऐसा आया है अपॉर्चुनिटी, और ऐसे ऐसे करके शूट करना है। फटाफट 2-3 दिन में मेरा इंटरव्यू हो गया कॉल पे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। एंड आई वॉज ऑन द पेजेस इन सम 15-20 डेज इन द मैगजीन ढूंढ रहे मेरे फ्रेंड्स कहाँ है, बिकॉज मैगजीन के अभी क्या है, थोड़े ऑफलाइन और जो हमारी बुक्स आती थी मैगजीन बहुत कम मिलती है, और वापी में और ज़्यादा कम मिल रही थी। हम ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह, कहाँ है, और सारे फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं। सो उनको ढूंढते हुए देखने मुझे ऐसा लगा यार फोर्ब्स वाला तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन इन्होंने और स्पेशल बना दिया। तो जितने भी लोग सपोर्टिव थे, जो मेरे ऑडियंस थे, अभी उनको उसके बाद मैं ऑडियंस बुलाना ही बंद कर दिया, मैंने उनको फैम बुलाना शुरू, वो मेरे फैमिली हो गए। नहीं तो कौन सेलिब्रेट करता है, क्यों सेलिब्रेट करता है दूसरों के लिए। बट लकीली आई फाउंड लॉट ऑफ पीपल जो वैसे ही है, दिल से इतने ही अच्छे हैं। फोर्ब्स के बाद फीचर होने में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ, मतलब ब्रांड अलग तरीके से ट्रीट करने लग गया, ऐसा कुछ? हाँ डेफिनेटली, मतलब थोड़ा बोलते हैं ना आपके उस पर एक
आपके टैलेंट पे एक टिक मार्क या अप्रूव्ड हो जाते हो कि हाँ नहीं, ये सिर्फ गरबा खेल के टाइम पास नहीं कर रही है, ये एंगल है, ये चीज़ है जिसको भी अप्रिसिएशन मिल सकता है, या उस चीज़ को भी हम सीरियसली एक प्रोफेशन के एंगल से देख सकते हैं। रीजनल क्रिएटर में देखने जाए तो आपको ही मिला था, और भी थे रीजनल? आई थिंक उस सीजन और उसमें रीजनल अपने गुजरात से तो मैं ही थी। गुजरात से आप ही थे? हाँ। कौन से ईयर में मिला था? यार पूछ रहे, मैं वेरी बैड इन दैट, मेरे तो मेमोरी बहुत ख़राब है, सोचना में देखना पड़ेगा लेकिन हाँ, लेकिन आई थिंक 2022-23 के आसपास। 23? हाँ 22 या 23 में। मतलब कंटेंट क्रिएशन में 2-3 साल ही हुआ? 2 साल, हाँ आराम से, बस इतना ही हुआ था। 2 साल में तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। हाँ नहीं एक्चुअली, एंड मस्त दिन था यार। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप दूसरे सिटी में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, वापस से कंपेयर करें तो ज़्यादा डेवलप हो गए होते अभी तक, ऐसा कुछ ज़्यादा ग्रो हो गया होता? नहीं, आई थिंक मैं अभी भी उस भीड़ में, मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी क्रिएटिव हूँ, साबित करने में मेरे और साल वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा वापी में रह के कुछ एडवांटेज मिला इससे कंटेंट क्रिएशन में? बहुत अच्छा, देखो मतलब यू एंड मी, चलो पकड़ो, हम किसी स्कूल में सेम नहीं है ना, हमारा सर्कल सेम है, बट स्टिल हम जब मिलेंगे हम बात करेंगे, हम एक दूसरे के बारे में पूछेंगे क्या चल रहा है, कैसा है। सो ये सारी चीज़ें जो कनेक्शन है ना वापी में, कि भले सामने वाला आपके साथ सिर्फ फ्रेंड है या सिर्फ जानता है, वो आपको हाय ज़रूर बोलेगा, वो आपको हेलो बोलेगा, वो आपको पूछेगा, या कभी कुछ अच्छा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वैसे बहुत ही कनेक्टिंग है। सब जगह की अपनी एडवांटेजेस होती है, डिसएडवांटेजेस होती है, डिपेंड करता है आपको किस एंगल से लेना है। सो मेरे लिए मुझे बहुत लेट से रियलाइज़ हुआ कि बीइंग इन अ टाउन के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। मुझे भी लग रहा था तब जब मैं करियर के लिए अपना सोच रही थी, बट अभी मुझे लगता है लोगों ने भी रियलाइज़ करना, बहुत सारे लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि नहीं, ये बहुत सीरीन प्लेस है, बहुत अच्छी है, हमारा फैमिली कनेक्टेड है, फ्रेंड्स मिलते हैं, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है भाई आ जा, ट्रेन पकड़ के आ जा, तू मेरे लिए मेरे लिए स्कूटर लेके आ, नहीं, हमारे यहाँ सामने से बोल किधर जाना है, गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तू नीचे उतर, खाना खाने जाएंगे, वड़ा पाव खाने जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इट्स नॉट ईजी टू फाइंड एवरीवेयर। पसंद है आपको? अंबाज वापी में इधर पे आसपास? हाँ, आई लव अंबाज के वड़ा पाव, इट्स अ वेरी स्मॉल ठेला। मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं लोकेशन बताओ, मैं लोकेशन नहीं पता है मुझे, मेरा अंबाज की एक बहुत ही पेट्रोल पंप के आसपास ही वो है, बट बहुत मस्त है यार। अपने यहाँ वो छोटी छोटी चीज़ें इतनी स्वीट और अच्छी तरह से बनाते हैं। अभी जो वापी में जो नए नए कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे ग्रो करने के लिए? मैं कौन होती हूँ देने के लिए? आई थिंक उनकी लाइफ है, उनके एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से। आई थिंक अपने फॉलोअर्स या अपने नंबर से अपना वर्थ मत डिसाइड करो। अभी बहुत सारे ब्रांड्स रियलाइज़ करने लगे हैं कि सिर्फ फॉलोअर्स और वो नंबर से आपका कमर्शियल्स डिसाइड नहीं होता है, आपका वर्थ क्या है, आप कितना क्रिएटिविटी टेबल पे ला सकते हो, वो डिसाइड करता है आपका वर्थ क्या है। बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स को ऐसा लगता है जब तक मेरे लाखों में फॉलोअर्स ना हो जाए तब तक मुझे ये अमाउंट नहीं मिल सकता। नो, फ्रॉम डे वन यू डिसाइड व्हाट्स योर वर्थ, व्हाट्स योर क्रिएटिविटी, आप कितना चार्ज कर सकते हो, वो फर्स्ट डे से आप डिसाइड करो। यू कैन बी लिटिल लेस टू ट्राई एंड वर्कआउट थिंग्स, आप अपनी टीम बना रहे हो, एडिटिंग कैसे है, बट वो प्रोसेस में जैसे जैसे सीखते जाओ उस चीज़ को अपग्रेड करो, अपडेट करो। अपने फॉलोअर्स के नंबर से आपका वर्थ डिसाइड नहीं होता है। जब भी आप एक कंटेंट बनाना चालू किए थे तो ऐसा पहला कौन सा वीडियो था जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था? गरबा वाला ही था। और उस वक्त कोविड के वक्त मैंने मैं आई हेट मेकिंग रोटीज बाय द वे, मुझे नहीं पसंद है, बट यू हैव टू मेक इट। रोटी वाला वीडियो? हाँ, रोटी वाला, तो वो फर्स्ट वाला बहुत कम लोगों को याद था, और उस वक्त भी मैं वही एंगल पे मैं रोटी बनाती थी। आई हेट मेकिंग रोटीज, तो मेरे साथ म्यूजिक हमेशा होता था। मेरे घर वाले मुझे थोड़ा ऐसे साइड ऐसे कहे ये क्या कर रही है, फिर वो लोग समझ गए ये ऐसी ही है, इसको गाना सुनना पसंद है, या फिर मैं किसी भी बोरिंग काम को फन में ऐसे बनाती हूँ। तो मैं ऐसे ही रोटी बना रही थी और मैं गरबा सुन रही थी, और मुझे ऐसा लगा आई शुड हैव अ कैमरा हियर, और मैंने रख दिया उसको, फिर मैंने डाल दिया, पोस्ट किया। दैट वाज माय फर्स्ट गरबा वीडियो। वो उसमें वो वीडियो में बिल्कुल मेहनत नहीं, बिल्कुल नहीं, बट दैट वाज जस्ट मी, या उस वक्त सब वही रिलेटेबल एंगल पे थे, और वो वीडियो अचानक से इतने नंबर्स आ गए। बट जितने व्यूज होते हैं ना, इट कम्स विद अ प्राइज, इट कम्स विद लॉट ऑफ ट्रोलिंग और ऐसे सब। तो उस वक्त मैंने वो हैंडल करना सीखा नहीं था, धीरे धीरे मैं सीख गई थोड़ा।
उसमें भी वो भी वीडियो में ट्रोल हुए थे। हाँ वो तो होना ही है, जितने ज़्यादा व्यूज़ उतने ज़्यादा ऑडियंस आते हैं, अच्छे बुरे, जो आपको कुछ भी आंसर नहीं करे या सिर्फ कमेंट नहीं करे, सिर्फ देख के पास, इट कम्स विद लॉट ऑफ टाइप ऑफ ऑडियंस। ये घर वाले पहले से कंटेंट क्रिएशन के बारे में समझते थे जब आपने स्टार्ट किया था? नहीं, नो नो नो, देवर आई थिंक हम सबने आसपास ही शुरू किया, हम खुद फिगर आउट कर रहे हैं, वो लोग शायद कैसे आपने समझते मार्च हैं। के टाइम पे चालू किया था लॉकडाउन में। हाँ, तो मैं खुद समझ रही थी कि क्योंकि मुझे ना टिकटॉक वर्ल्ड ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, मुझे उसमें ऐसा लगता था थोड़ा मतलब और ज़्यादा बेटर हो सकता है, और उसी वक्त इंस्टाग्राम पे मैं शायद स्टोरीज डालती थी, रील्स नहीं थे, तो मुझे वही वेट मैं कर रही थी कि कब ऐसा कोई इसमें फीचर आए कि छोटे छोटे डांस वीडियोस में अपने डाल पाऊँ। तब मैं IGTV या ऐसा कुछ आता था, उस पर डालती थी 2-2 मिनट के। तो मुझे टिकटॉक का वो पार्ट बहुत पसंद था कि छोटे छोटे वीडियोस थे, लेकिन क्रिएटिव बहुत ज़्यादा मैं देखती नहीं थी उसमें। मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम कब लाएगा, एंड जैसे आया फ्रॉम डे 1 आई हैव यूज्ड द रील्स इन माय ओन वे। तब तो टिकटॉक बंद हो गया था। हाँ हाँ। अब अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? मतलब डांसिंग टोस्ट को, अपने आप पर्सनल ब्रांड नहीं, डांसिंग टोस्ट को कहाँ देखते हो? ऐसा कुछ डांसिंग टोस्ट को ऐसा कुछ एकेडमी बनाने का सोचे हो? मैंने तो यार, मेरे 15 दिन से ऊपर कोई एम और गोल नहीं होते। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ उस चीज़ में। आई नो आई एम अ मदर, आई लव मीटिंग माई फ्रेंड्स, आई एम अ फैमिली पर्सन ऑल्सो। सो मैं इतना ज़्यादा एम करती नहीं कि कल वो ना हो तो मैं दुखी हो फ्यूचर का जाऊँ प्लानिंग नहीं है ना, नेवर। जो चलेगा चलेगा? शॉर्ट प्लान्स आर माई प्लान्स। मैं शॉर्ट टर्म प्लान्स ही करती हूँ। मेरी कमिटमेंट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा रहती है, क्योंकि मुझे लगता है वो अचीवेबल है मेरे लिए, और कल वो होगा कि नहीं होगा वो मुझे पता है। मुझे पता ही नहीं 5 साल के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, क्या होने वाला है। फिजिकली आई माइट बी द बेस्ट वर्जन, मैं शायद और कुछ ज़्यादा डबल 2-3 चीज़ें कर रही हूँ, तो वो मैं क्यों प्लान करूँ? मैं उससे अच्छा लेट द थिंग्स बी अ सरप्राइज एंड कम ऑन माई वे, और मैं खुश रहूँ। नहीं तो मैं सॉल्व करती रहूँगी, यार मैंने सोचा था ये क्यों नहीं हुआ। तो अभी नया साल चालू है तो ऐसा विजन बोर्ड जैसा कुछ नहीं बनाया अब? नहीं, माई विजन बोर्ड है, ऐसा नहीं है बट छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे मैंने ना अभी मेच्योरिटी तब होती है जब आप रियलाइज़ कर लेते हो कि हेल्दी वर्जन अपना स्लिम होना नहीं होता, लेकिन मैंने अभी धीरे धीरे ना क्लीन ईटिंग वाला थोड़ा थोड़ा हैबिट यूज़ किया है। घर का खाना का वैल्यू समझ लिया है। सो आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दोज थिंग्स। लेकिन मैं बाहर का भी खाती हूँ, लेकिन उसको बैलेंस करना आप थोड़ा थोड़ा सीखने लगी हूँ। सो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ये साल मैं चाहती हूँ कि एंटायर ईयर में थोड़ी सी हर अपने जो भी स्क्रिप्टिंग है ये वो मेरे यहाँ है, मैं कभी लिखती नहीं हूँ। तो अब मैं लिखने लगी हूँ, तो उसमें क्या है, मेरी याददाश्त अगर ना भी हो ज़्यादा, मुझे अब बादाम मैं उस दिन ना खाऊँ तो भी मुझे याद रहेगा कि नहीं मैंने ये प्लान किया है। आपके कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ा लेसन आपको क्या मिला है? कॉन्फिडेंस। आई थिंक अगर मेरी मम्मी को या मुझे या किसी को मेरे घर में पूछ लेता ना 20-25 साल पहले कि ये लड़की 4-5 जन के बीच में कुछ बोलेगी, तो वो बोलेंगे नहीं। इंट्रोवर्ट थे पहले? बहुत ज़्यादा। आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट, बट मुझे पता नहीं, मेरा एक अलग वर्जन आता है जब मैं कैमरा को फेस करती हूँ या डांस करती हूँ। तो वो मैंने अभी धीरे धीरे लर्न किया है, सीखा है, रियलाइज़ किया है। तो कंटेंट क्रिएशन ने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाई है कि आप अपना बेस्ट वर्जन कोई आपको आके नहीं बोलेगा कि यार तू बहुत अच्छी है, ये वाला अच्छे से कर रही है, ये वाला। अब मैं उसका वेट ही नहीं करती जब तक मैं खुद नहीं रियलाइज करूंगी कि मेरे में अच्छा है या मैं ये कर सकती हूँ। मैं क्यों दूसरों के वैलिडेशन के लिए वेट जब कंटेंट बनाते तो सोचते हो कि ये वीडियो मेरा परफेक्ट बनना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब अगर किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें एटलीस्ट मेरा सेटिस्फैक्शन और ब्रांड का सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों को ये वीडियो पसंद आना चाहिए। फिर व्हेन इट गोज ऑन द इंटरनेट और सोशल मीडिया, वो तो कंटेंट में, हाँ, पर्सनल कंटेंट के लिए ऐसा कुछ? पर्सनल कंटेंट में आई एम द डायरेक्टर, आई एम द रूलर। मुझे पसंद है मैं डाल दूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है फ़ोन से शूट करना है मैं फ़ोन से शूट करूंगी, मुझे लगता है फ़िल्टर डालना है मैं फ़िल्टर डाल दूंगी। सो उसमें मैं ही बॉस हूँ और मैं ही खुद की बोलते ना ऑडियंस क्या सोचेगा उससे अच्छा मैं ही सब सोच लेती हूँ। फिर भी मेरे हैं फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, कभी कभी मुझे डाउट होता है कि मुझे डालना चाहिए कि नहीं, तब मैं उनको बता देती हूँ। तो मेरे बहुत अच्छी तरह से मुझे बता देते हैं कि ये अच्छा है, वेरी गुड, गो फॉर इट, डाल। मतलब वही इनफ है मेरे लिए। आपके लाइफ में कभी मतलब जब कंटेंट क्रिएशन में जब से आए हो तो ऐसा कभी फील हुआ कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, ऐसा कोई मोमेंट?
हम लोग कंटेंट क्रिएशन इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, आप जानते हो ये कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर है जो काम कर रहे हैं, बट फिर भी अंदर अंदर बहुत सारे सेगमेंट हैं और सब अपने अपने सेगमेंट में फिट है। सो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सेगमेंट बहुत क्लियर है। मैं अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जो बोरिंग हो, ऐसा उनको लगे कि नहीं इसको डायरेक्टली ही सेल करना है, मैं नहीं लूँगी। मुझे उसको फ़नी वे में कितना मैं बना सकती हूँ या एंगेजमेंट या एंटरटेनमेंट एंगल से उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ ना, तो मैं करूँगी। अब डांस को भी मीम के फॉर्मेट में बनाते हो। एग्जैक्टली सो वो मेरा थॉट ऑफ प्रोसेस है। अगर वो थॉट ऑफ प्रोसेस में ब्रांड का भी थॉट ऑफ प्रोसेस मैच हो जाता है तो आई गो फॉर इट। ओके, जब आप कंटेंट बनाना चालू करते हो कोई भी एक डांस का वीडियो, तो उसमें क्या फॉर्मेट क्या रहता है आपका कि किस टाइप से बनाते हैं? हाँ, तो सबसे पहले ना वो गाना मेरे दिमाग में, मेरे कार में, मेरे प्लेलिस्ट में 15 दिन से चल रहा होता है। फिर उसको मैं पिक्चराइज करती हूँ कि इसको मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, कैमरा कहाँ से आएगा, फिर ये कहाँ से जाएगा, उसको ब्लेंड कैसे करूँगी, एडिट कैसे करूँगी। एंड मेरी जो टीम है जो मुझे शूट करती है, श्रेया एंड एवरीबडी, वो लोग मेरे ये ब्लैंक स्पेस समझ जाते हैं। वो मैं उनको बताती हूँ ना यहाँ से ना, यहाँ से ना, ये करना है, वो करना है। सो वो डॉट्स ज्वाइन कर लेते हैं। सबका ऐसा होता ही है टीम के साथ। तो सबसे पहले गाना इतनी बार सुन चुकी होती हूँ, फिर मैं पिक्चराइज कर लेती हूँ कि ये कहाँ से कैसे आएगा। एंड वेरी वियर्ड थिंग अबाउट मी, यू नो, मैं फिजिकल प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। वो सब यहाँ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है जब कैमरा बैठेगा उसी वक्त मैं करूँगी। उसके पहले मैं जैसे डांसर्स लोग रिएक्ट करते हैं, मैं भी वैसी हूँ। मैं ऐसे का सब तरीके से रेडी होती हूँ। एंड देन जब कैमरा लगता है तब सब कुछ हम लोग शूट करते हैं और फिर वो एडिट होने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती हूँ, नहीं ये नहीं चलेगा यहाँ से। और वो लोग इतने अच्छे हैं कि वो बोलते हैं हाँ बराबर दीदी कर देंगे, हो जाएगा। वैसा जब गरबा का शूटिंग करते हो आप, तो ट्रेडिशनल गरबा और मॉडर्न गरबा में क्या फ़र्क लगता है आपको? ट्रेडिशनल गरबा ऐसी चीज़ है ना, जो हमारे ट्रेडिशनल जो स्टेप्स है, जो प्राचीन है, वो प्राचीन 2 टाइप के गरबा है। तो उस वक्त से जो इंस्पायर होके चले आ रहे हैं वो सारे ट्रेडिशनल गरबाज है। और उसके गाने भी ऐसे हैं जिसमें आपको मॉडर्न डालने की भी इच्छा नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा मुझे डोडिया खेलना ही नहीं, ये गाने पे तो 2 ताली ही खेलूंगी। और जो मॉडर्न है गरबा, उसमें आप अपने फ्यूजन वर्जन कर सकते हो, जिसमें आप डोडिया, चापकी, पोपटियू, ये जो हम नए सारे जो है वो सारे उसमें फ्यूजन करके भी हम कर सकते हैं। दोनों में से आपको ज़्यादा पसंद कौन सा है? मूड पे है। मैं सीरियसली, मतलब प्राचीन तो मुझे है ही पसंद, बट कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स हैं मेरे आसपास या उनके साथ एंजॉय करना है, तो आई गो फॉर मॉडर्न गरबा। और हम लोग मॉडर्न गरबा के स्टेप्स भी डालते हैं ताकि उनको थोड़ा कनेक्टिंग फील हो और वो गरबा का ये जो कनेक्शन है उसको अलाइव रखे, क्योंकि एक लेवल के बाद उनका इंटरेस्ट ही इस चीज़ को आगे लेके जाएगा। अभी गरबा देखने जाए तो हर एरिया में अलग अलग टाइप का गरबा होता है, जैसे वापी में अलग है, कहीं और अलग होगा, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस रहते हैं? आई थिंक हर 10-15 किलोमीटर के बाद गरबा का वर्जन चेंज होता है। हाँ, जैसे हम वापी वलसाड़ बोलते हैं, बट स्टिल वापी और वलसाड़ के स्टाइल में भी बहुत डिफरेंस है, जिस तरह से वो हाथ लेते हैं। सो कभी कभी जैसे सूरत के लोगों का ऊपर वाले हाथ पे ज़्यादा ध्यान रहता है। जो अहमदाबाद के लोग हैं उनके पैर के फ्लोई होते हैं, इसमें हैंड्स का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। बॉम्बे में है, दे लव देयर बैरल्स, उनको डोडिया बहुत कम पसंद है। सो हर एक जगह का अपना एक वर्जन है। आप राजकोट की तरफ चले जाओ तो ऐसा लगेगा ये तो कभी देखा ही नहीं यार, ये गरबा के स्टेप्स कभी सोचे नहीं, सुने नहीं। सो गुजरात में ऐसा नहीं है गरबा का मतलब 2 ताली 3 ताली डांडिया ना, हर थोड़े टाइम और डिफरेंस और डिस्टेंस पे वो अलग ही वर्जन है। इसमें से मुझे सारे नहीं आते, बट सम डे सून मैं वो सारे एटलीस्ट देखूंगी और ट्राई करूंगी। इस बार आप नवरात्रि में बहुत अलग अलग जगह जाके गरबा खेले। हाँ, कहाँ का आपको सबसे अच्छा लगा? मैं इस बार अहमदाबाद गई थी। मेरा बहुत टाइम से ना, मुझे इनवाइट्स आते थे कि आप यहाँ आना, बट मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे वापस स्टूडेंट्स को छोड़ नहीं जाना है ये वो। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा पार्ट है मेरे अंदर जो एक्सपीरियंस करना चाहता है नए स्टाइल्स। जैसे मैंने आपको बोला गरबा के बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो देखते हैं, लेकिन जब आप जाके खेलते हो, देखते हो कि कैसे होता है ये सब, तो आपको बहुत एक्सपीरियंस और लर्निंग मिलता है। उस वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि एवरी ईयर नवरात्रि में एटलीस्ट 1 डे और 2 डे जिस हिसाब से प्लेसमेंट होता है, बिकॉज हार्दिक टेक्स केयर ऑन माई बिहाफ, और वो बोलता है तू जा, तू एंजॉय कर, तू सीख क्या, तू कर क्या। तो मैं जाती हूँ और वहाँ पे एंजॉय करती हूँ, मज़े आते हैं, मुझे सीखने बहुत कुछ मिलता है। इस साल मैं शेरी अफेयर गई थी अहमदाबाद,
और वन वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस आई हैड इन माई लाइफ। इधर के गरबा उधर के गरबे में क्या डिफरेंस रहता है? बहुत डिफरेंस है, किस हिसाब से स्टार्ट करते हो, कैसे ड्रेसिंग है, कैसे बीट्स चलते हैं, कैसे बीट्स चेंज होते हैं, फिर उनके वहाँ पे आफ्टर पार्टी भी होती है। मतलब गरबा खत्म होने के बाद फिर वो मंडली में जाते हैं जहाँ सिंगर्स नहीं होते हैं। मंडली इज़ लाइक हमारे यहाँ पे कैसे एक हमें जितना टाइम लिमिट होता है उसके बाद आपको स्पीकर्स और डीजे वहाँ पे बंद हो जाते हैं, फिर ओनली सिंगर्स सारे चले जाते हैं, फिर ओनली सिर्फ मंडली में होता है शहनाई और ढोल, और उस पे ही वो लोग सुबह सनराइज तक खेलते हैं। सनराइज तक? हाँ, एंड वेरी गरबा खेल के थकते नहीं है? नहीं, सबके पास 2 टिकट्स होती है एवरी नाइट की, एक प्री मतलब नॉर्मल नवरात्रि नाइट और एक आफ्टर नवरात्रि, उनके पास 2 पासेस होते हैं। एंड दे इतना डिफरेंट, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। हमें सिर्फ पता है कि वो लोग ये खेलते हैं, ऐसा होता है, बट आप जब जाते हो तब आपको समझ में आता है वाह, मतलब क्या सही तरह से अलग तरीके से वो लोग खेलते हैं हमारे यहाँ के स्टाइल। फिर भी मुझे एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है यार मेरे को मेरा डोडिया खेलना है, मेरे स्टूडेंट्स याद आ रहे हैं, बट ठीक है, वो सीखने मिल रहा है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएशन में है, सेलिब्रिटीज़ है, जिनको हम फ़ोन पे या मैसेज पे बात करते हैं, उस दिन हम मिलते हैं, हम खेलते हैं साथ में। इट्स अ डिफरेंट नाइट। कैसा लगता है आपको ये 9 दिन, पूरा नवरात्रि का 9 दिन आपके लिए कैसा फील होता है? आई थिंक इट्स द प्योरेस्ट वर्जन ऑफ नाइट। मतलब ऐसा लगता है कि सब लोग कनेक्टेड है, मतलब अपने अपने तरीके सब पूरी तरह से ऐसा, बस रात को मिलते हैं, गरबा खेलते हैं। और जब ये 9 दिन खत्म हो जाता है तब कैसा लगता है? नहीं यार, बहुत यार, मुझे लिटरली रीबूट और वो होने में यार इतना टाइम लगता है। हमारा पूरा टीम, जो वो लोग भी इतना ज़्यादा नवरात्रि नहीं खेलते, बट स्टिल वो नवरात्रि के बाद इतने सैड हो जाते हैं, दीदी यार नवरात्रि खत्म हो गई, सब लोग इतना सैड होते हैं, उसको रीबूट होने में टाइम लग जाता है। फिर दिवाली के बाद धीरे धीरे वापस ट्रैक पे आते हैं। जब नवरात्रि में आप गरबा खेलने जाते हो तो अभी भी आपके दिमाग में ऐसा कंटेंट क्रिएशन चलते रहता है? हाँ, आई थिंक मेरा कंटेंट अभी से नवरात्रि के लिए क्या करना है, क्या स्टेप करना है, वो रेडी है उस वक्त ही। इट्स अ ईयरली प्रोसेस, इट्स अ सर्कल। अगर जिस दिन एंड कर दिया ना तो हम इवॉल्व नहीं हो पाते। कि गरबा क्लासेस कितने टाइम पहले चालू हो जाता है नवरात्रि के? हमारे वापी में इट्स 2 और 3 मंथ्स, वलसाड़ में आई थिंक उससे ज़्यादा। फिर इतने पहले से क्यों चालू होता है? स्टेमिना बिल्डिंग एंड आई डोंट नो, सब लोग सबको वो एक अच्छा रूटीन लगता है, और सब चाहते हैं कि यार थोड़ा 2 महीने पहले हम मिले, और सबका एक ग्रुप बनने लगता है, सब अपने एक फ्लो में आ जाते हैं, स्टेमिना थोड़ा डेवलप हो जाता है। बाकी स्टेप सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट इट्स ऑल अबाउट। कोई अगर चालू करेगा, समझो मैं ही चालू करता हूँ गरबा सीखना, तो कितना टाइम जाएगा? डेफिनेटली 5-7 डेज। तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता है कुछ भी। हाँ, 5-7 डेज, किसी भी बेसिक, बस ऑल यू नीड इज मुझे सीखना है, यही। देन यू कम, फिर हम देख लेंगे। लास्ट ईयर भी बोला था, आए नहीं थे। क्या आप अपने आप को खुद को भी मतलब 10 साल बाद भी ऐसा कंटेंट क्रिएशन बनाते हुए देखोगे? I think yes, yeah, it's a very big part of me, but कौन से चैनल से बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, आई थिंक दैट द टाइम विल टेल अस, जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इज वेरी, इट्स नॉट स्टैग्नेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे एक टाइम था जब टिकटॉक का इतना था, देन पीपल वर स्विच टू फेसबुक, नाउ दे हैव स्विच टू इंस्टाग्राम। सो सोशल मीडिया चैनल्स शायद चेंज हो जाएंगे, बट आई विल ट्राई टू डू कंटेंट क्रिएशन एज मच एज पॉसिबल। आगे तक करते रहना है। हाँ, डेफिनेटली। कैसा, मतलब ये कंटेंट क्रिएशन आपके लिए कैसा है? मतलब आप एक जर्नी बना रहे हो अपना, या अपने लाइफ का डॉक्यूमेंट्री जैसा है आपके लिए? मेरा बस यही है कि कल वो बोलते ना, वो 50-60 साल की बुढ़ी हो जाऊंगी, और जब ऐसा 1-2 दिन ऐसे कभी लगे यार मैंने कुछ भी नहीं किया लाइफ में, मैंने यार ये क्या ज़िंदगी थी, ये क्या, जिस दिन ऐसा वो मेरे हार्मोन्स किक होके ऐसा सोचने लगूंगी, उस वक्त मैं अपने पेज पे स्क्रॉल जाके करूँगी कि हाँ सी मैंने मज़ा किया, इस दिन मैंने अभिषेक के साथ एक पॉडकास्ट किया, एक दिन मैंने ये शूट किया। सो दैट्स लाइक माई बायो ओनली, एंड ऑल्सो माई जर्नी। आई एम जस्ट लिविंग माई स्टोरी। ओके, तो 4 साल हो गया आपको कंटेंट क्रिएशन में? हाँ, 4-5 साल हो गए। 5 साल। इसमें ऐसा कोई मतलब कोई वीडियो हो वो उसको छोड़ के जो बहुत ज़्यादा वायरल गया हो, लेकिन ट्रोल भी उसी हिसाब से हुआ हो? सारे वीडियोस जो वायरल हुए ट्रोल उसी में हुई हूँ, बट गुड पार्ट इज़ कि मैंने उसके अच्छे कमेंट्स पे ध्यान दिया था। अगर नहीं देती तो मैं इस चीज़ पे और ज़्यादा सॉब होती या सोचती रहती। तो हर वायरल वीडियो में कुछ ऐसा होता ही है,
बट मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया और देयर वाज नो लुकिंग बैक कि जो अच्छे कमेंट है उस पर ध्यान दो। और फिर उसके बाद मैंने खराब कमेंट को डिलीट करना ही शुरू कर दिया, मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि खराब आपका पसंद आया नहीं पसंद आया, जस्ट स्क्रॉल इट, डोंट लुक, डोंट फॉलो, आप बस स्क्रॉल कर दो ना। कितना टाइम लगेगा? उससे ज़्यादा टाइम तो आप कमेंट लिखने में ले रहे हो, अपना उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा तो नहीं। मुझे तो 1 सेकंड लगेगा डिलीट करने या ब्लॉक करने में। अगर समझो कि आज कोई लड़की ये पॉडकास्ट देखती है, लड़का या लड़की, हाँ। अब उनको ये डांस के फील्ड में जाना है तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रोफेशन दैट कैन अर्न रिस्पेक्ट, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रोटेक्ट योर सराउंडिंग्स अकॉर्डिंगली। हर कोई पैशन को सपोर्ट नहीं करता है एज अ प्रोफेशन। सो मैंने हमेशा जब से मैंने डांस सीखा था तब से मेरे बहुत सारे नज़दीकी लोग थे जो मुझे पूछते थे क्यों ये कर रही है, बिकॉज माई फैमिली वॉज अ वेरी गुड बिल्ट अप फैमिली। तो वो लोग बहुत सवाल करते थे, तो उस वक्त मुझे भी होता था कि यार will I earn a respect through dance or not? घर वाले की तरफ से पहले से सपोर्ट नहीं, my mom and my husband and my sister were always supportive. Okay. But there was few people who were around me जो उनको थोड़ा doubts थे, ये क्या है, ये क्या कर रही है पूरा दिन, मतलब ये डांस में अपना कैसे नाम बनाएगी, इतना पढ़ाई किया है, क्या काम का है, ऐसे वैसे। बट मुझे एक चीज़ पता थी कि मैं जॉब नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मुझे 4 वॉल्स में मेरी क्रिएटिविटी या मैं नहीं रहती हूँ। और आई एम नॉट अ पर्सन के 7 दिन में सेम ही बिहेव करूँ, मैं नहीं हूँ वो। मैंने रियलाइज़ कर लिया था बहुत अर्ली, और उस वक्त ये भी रियलाइज़ कर लिया था कि डांस ये एक चैनल है जिससे मुझे मज़ा आ रहा है, और शायद मेरा रिकग्निशन इसमें ही बेटर है मेरे लिए। टाइम लगा खुद को प्रूव करने के लिए, लोगों को प्रूव करने के लिए, एंड स्टिल वॉट एवर लिटिल आई हैव अचीव्ड मेरे लिए बेटर है, मेरे लिए अच्छा है। अगर आप जॉब के फील्ड में जाते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते, तो कौन से कैटेगरी में जाना अच्छा लगता है आपको? मैं डेफिनेटली PR या एडवर्टाइजिंग में शायद होती हूँ, डेफिनेटली, क्योंकि वो एक ही चीज़ है जहाँ पे सब्जेक्ट और चीज़ें सेम नहीं होगी, क्लाइंट, कैंपेन, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होंगे, सो वो शायद मुझे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ज़्यादा अच्छा रहता। आपको आपका फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन याद है? हाँ, बहुत अच्छे से। कौन सा था? और एक प्लस साइज क्लोथिंग था, और मैं खुद शॉपिंग करती थी उनके ब्रांड से, और उनका मेल या मैसेज आना मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा वाओ। और वो होता है ना, प्रूफ करके बताऊंगी, ऐसा वाला था, क्लैरिटी, वीडियो, ये वो, एडिटिंग में इतना ज़्यादा कंसर्न होके मैंने वो वीडियो बनाया था, कोलैबोरेशन किया था। और व्हेन आई रिसीव्ड माय फर्स्ट पेमेंट एंड आई वाज लाइक वाओ, सो हैप्पी। कितना था फर्स्ट पेमेंट? इट वाज 5K। ओके। इट वाज 1 रील और वो 5K था। और फिर उनको मेरा वीडियो इतना पसंद आया, उन्होंने बोला प्लीज डोंट सेंड अस द क्लोथ्स बैक, कीप इट। तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई, वाओ। उससे पहले कभी ऐसा कोई बार्टर डील भी किए हो? हाँ, उसके पहले मैंने बार्टर किए थे, और मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे करना पड़ा था, मैं करना चाहती थी ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा गेन करूँ, मैं समझूँ कि ब्रांड्स को कैसे पसंद आता है, क्या वो लोग किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, कि कैसे अपना डेडलाइंस मीट करते हैं। एडिटिंग मैं खुद ही करती थी उस वक्त, हमारे पास कुछ ज़्यादा टीम नहीं थे, और तो वो सब मैं सीख रही थी। तो मेरे लिए वो बार्टर के थ्रू सीखना बेटर था। और कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि एज अ कंटेंट क्रिएटर ये है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी बिजनेस को भी मैं सपोर्ट करूँ, क्योंकि किसी ने मुझे भी सपोर्ट किया होगा जब मैं ग्रो कर रही थी 2000-3000 फॉलोअर्स के आसपास। तो उस वक्त बहुत सारे ब्रांड्स या बहुत सारे लोगों ने बार्टर के थ्रू मुझे ट्राई किया था कि हाँ वेरी गुड। और मैंने कभी किसी को पिच नहीं किया है अभिषेक कि आई डू दिस, प्लीज मुझे कैंपेन दो, मैं बार्टर में आपका ये कर। आई हैव नेवर पिच्ड इट। मुझे ऐसा लगा वो ऑर्गेनिकली जितना आएगा ना, मुझे ज़्यादा अच्छा और सेटिस्फाइड फील होगा। जब आपके पास कोई ब्रांड डील आता है तो आप मनी पे ज़्यादा फोकस करते हो अपने वैल्यू देने पे? वैल्यू, आई थिंक मनी अगर कंसर्न होता तो मैं बहुत सारे कैंपेन शायद नहीं करती। मेरे लिए ना ऐसा है कि ये चीज़ मैंने पैशन से शुरू की थी। मनी हैज़ नॉट ऑलवेज बीन द फेवर और द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई वर्क। तो आई थिंक वैल्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, रिलेशन विद द ब्रांड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। कौन सा ब्रांड है जो मतलब कि आपको लगा कि हाँ ये ब्रांड को मैं दिल से करूँगी? मैंने बोला ना, जहाँ जहाँ वो लोग क्रिएटिविटी और मुझे टाइम या डेडलाइन देते हैं, डेडलाइन नहीं देते, मुझे टाइम देते हैं क्रिएटिविटी का, कि इट्स ओके, टेक योर टाइम,
गो फॉर इट। हमारा ये ब्रीफ है, अब आपके ऊपर है, आपको कैसे अभी जो कैसा वो आप पूरी freedom टीम के देते साथ ना। काम कर रहे हो? हाँ, पूरी टीम के साथ काम कर रहे हो अभी आप? या डेफिनेटली। तो मैंने उसी ब्रांड्स के साथ जनरली काम किया है या करने वाली हूँ जो बहुत अच्छे से फ्रीडम दे, वो जानते हैं कि ये शायद अपने हिसाब से फुल बेस्ट देने की कोशिश तो करेगी। एंड मुझे पसंद है वो ब्रांड सारी जो उस चीज़ की वैल्यू करती है और वो टाइम भी देती है आपको कि ऐसा नहीं कल के कल चाहिए आज ये। आई नो आई डोंट लाइक सो मच, बिकॉज वो प्रोसेस में क्या होता है, आपका मॉनेटरी और फाइनेंशियल टर्म ज़्यादा बोलने लगता है, आपका क्रिएटिविटी पार्ट कभी कम हो जाता फिर है। हाँ, आपको लगा मुझे जल्दी से देना है, हाँ, मुझे फटाफट कुछ भी से देना बना है, दो। कुछ भी बना दो, ऐसा हो जाता है। ओके, तो ऐसा कोई वीडियो जो आपने बनाया हो ब्रांड के लिए जो आपको लगा हो कि ये ब्रांड प्रमोशन नहीं है, सो मेरे को अच्छा लग रहा है करने में, ऐसा कोई वीडियो है? आई थिंक बहुत सारे वीडियोस में यू विल रियलाइज कि ये मैं फील कर रही होंगी हाँ। कि ये जैसे डायरेक्शन पार्ट ना एक कंटेंट क्रिएटर का नहीं होता है, वो जो शूट करता है उसका होता है। बट मैं वो बात में भी बहुत घुसने लगती हूँ, मुझे लगता है नहीं, आई लव दैट डायरेक्शन पार्ट। तो वो मैंने बहुत एंगल पे मेरा वो उसमें डालना भी रखा है। आई थिंक बहुत सारे वीडियोस है, ऐसे कोई सिंगल वीडियो नहीं है, बहुत है ऐसे जिसमें मैंने अपना और बेस्ट दिया है। अगर आज ये पॉडकास्ट कोई भी देखे और उनको लगे कि मैं भी डांस के फील्ड में जा सकता हूँ, तो आपको लगेगा ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल है? ये पॉडकास्ट वैसे भी सक्सेसफुल है ऑफ कोर्स। मतलब मेरे बोलने ना बोलने की बात अभी रही नहीं है। लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग द मेच्योरिटी वेरी अर्ली कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये पसंद है। और अच्छी बात है कि द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी इज़ मूविंग टूवर्ड्स वेयर लोग पैशन को, हॉबीज़ को भी एक प्रोफेशन के एंगल से देखने लगे हैं। और वो हमें दिख रहा है बहुत सारी जगह। अदरवाइज मैं एक टाउन से हूँ और मेरे लिए यहाँ पे फिर भी कितना इजी है सबके साथ कनेक्ट करना। सो डेफिनेटली यू विल फाइंड योर डे एंड योर मोमेंट वेर यू वांट टू गो फॉर इट, सो जस्ट डू इट। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। वेलकम, बहुत मज़ा आया मुझे, थैंक यू।